नमस्कार साथियों। YouTube के लाइव स्ट्रीमिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक जो है दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी है और टॉपिक है वो है इंडियन डायस्पोरा। दरअसल हम ये देखने का प्रयास करेंगे, जो भी देखेंगे बाद की बातें हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे मेरे पास एक बहुत बड़ा धन्यवाद का पिटारा है, थैंक यू का एक आप कह सकते हो जैकपॉट है। दरअसल वो ये कि सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शुक्रिया जिन्होंने एक थोड़ी सी ये कह ले तो मदद करा सब्सक्राइब करके। और आज हमारी फैमिली अगर मैं ये कहूँ तो 150 लोगों की पहुंच चुकी बन गई है। और जिसे सीधे लफ्जों में कहूँ तो मैं जिस चैनल पे अभी आप मुझे देख रहे हो, पता नहीं जब तक देख रहे होगे बढ़ेगा कि नहीं या घट भी जाएगा, क्योंकि ऐसा हुआ कल, हाँ कल ही रात्रि में कुछ 150 हो गए थे, लेकिन फिर 149 हुआ, फिर वो रिपीट हो गया विच मीन्स। तो घटना पड़ना वो तो लगा रहता है पर हाँ 150 सब्सक्राइबर के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दरअसल। तो चलिए, ये सब शुक्रिया धन्यवाद तो जर्नी का पार्ट है। कभी आप थैंक यू कहेंगे, कभी मैं कहूँगा, है ना। ये तो जैसे जैसे जिसको मौका मिलेगा लोग कहेंगे। बहरहाल तो आते हैं आज के टॉपिक पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की जो टॉपिक है विशेष तौर पे, मैं साउंड नहीं चेक किया, एक बार चेक कर लेता हूँ। विशेष तौर पे मैं साउंड नहीं चेक किया, एक बार चेक कर लेता हूँ। आई थिंक ऑल इज ओके दिस साइड। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट सॉरी, दरअसल मैं ये बात कर रहा था कि आज की टॉपिक है जो वो इंडियन डायस्पोरा विच मीन प्रवासी भारतीय है, उससे संबंधित है। आज की मैं एक बात बताऊं तो ठंड थोड़ा सा वो कंट्रोल में है। कंट्रोल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, प्रॉपर आसमान साफ है, धूप निकला हुआ है, तकरीबन 17 डिग्री 18 डिग्री के आसपास। अभी कितना पता नहीं, मैं देख लूँ तो दिखेगा कहाँ से, कहाँ से दिखेगा, नहीं दिख रहा, पर हाँ जो भी है गर्मी है, मतलब ठंड नहीं है बहुत ज़्यादा। तो चलिए, मैं ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं ऐसा, खैर कोई बात नहीं। तो आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अपने जो निर्धारित विषय वस्तु है उसमें दरअसल आज की जो अगर रूपरेखा है उसका थोड़ा सा चर्चा करें कि जो टॉपिक उसको किन किन संदर्भों में देखेंगे। तो पहली बात ये देखी जाएगी, दरअसल हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रवासी होता क्या है। विशेष तौर पे भारतीय प्रवासी को अगर डेफिनेशन के तौर पे देखना चाहें तो क्या कोई ऐसा निश्चित डेफिनेशन है, परिभाषा है जिसके माध्यम से समझा जाए, परखा जाए। दूसरी जो बिंदु होगी, दूसरा समझने का प्रयास ये होगा कि जो इंडियन डायस्पोरा है जिनकी संख्या तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास है पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो उनका योगदान और महत्व हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारे राजनीतिक व्यवस्था में, हमारे सामाजिक व्यवस्था में सभी स्तरों पे कितना है, कैसे है, इन चीज़ों को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत सरकार यदि चाहे, छोड़िए ना भारत सरकार नहीं चाहे, मतलब ये कि इनकी जो भी पोटेंशियल है, जो इनके बंद का हो गया, सॉरी, जो इनकी पोटेंशियल है, जो इनके यूँ कह ले तो क्षमता है, उन क्षमता को उपयोग करने हेतु भारत सरकार क्या ऐसी योजनाएं, क्या ऐसा प्रयास कर रही है जिससे उनकी जो एक संभावना है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में बन सके, भारतीय समाज में बन सके। फिर आगे हम ये देखेंगे कि सरकार उनको आत्मसात करने के लिए, यूँ कहें तो अपने साथ जोड़ने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं के साथ अंत में हम ये पहुंचेंगे कि आखिर भारत सरकार को और क्या करने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से जो भारतीय प्रवासी हैं, इंडियन डायस्पोरा है, उनकी जो एक झुकाव है भारतीय सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में बढ़े। तो चलिए, सबसे पहला बात जो समझने का प्रयास हम ये करेंगे कि भारतीय प्रवासी कहते किसी के, मतलब कहते विच मीन्स इन द सेंस परिभाषा होता क्या है। तो जैसा मुझे नहीं लगता है कि आप पहली बार ये शब्द सुन रहे होंगे,
यदि आप एजुकेशन के सेक्टर में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने सुना होगा। और अगर नहीं, वनडे एग्जाम के पेपर की ये कर रहे हैं, तो 19 जनवरी को, 17 या 19 जनवरी को, आप कंफर्म बोलिएगा, शायद 19 को, जब ये क्या नाम है, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे भारत, तब की ये बात है। और उन्हीं के आगमन पे, उन्हीं के जब ये क्या उसको कहते हैं, आत्म प्रवचन, विच मीन्स वहां से वापस आने की क्रिया को अभी सरकार ने प्रवासी दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। और ये प्रवासी दिवस प्रति 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो प्रवासी दरअसल एक शब्दों में कहें तो वो भारतीय मूल के वह व्यक्ति, चूंकि आगे चल के नागरिक शब्द कहना सही नहीं होगा, चूंकि आप इसे कटाक्ष कर सकते हो और कहीं ना कहीं ये चीजें परिभाषा में सटीक नहीं बैठेगी। तो सार्वभौमिक तरीके से ये बातें सत्य हो, इसके लिए व्यक्ति शब्द यूज करना जायज। हालांकि जब मैं ये परिभाषा देखा तो मेरी थोड़ी सी वो जिज्ञासा जगी कि क्या मैं इसे नागरिक नहीं कह सकता था। अंततः मैं ये पाया कि नहीं, नागरिक कहना उचित नहीं है। बहरहाल, भारतीय मूल के वह व्यक्ति जो विश्व के अन्य देशों में, ये क्या हो गया, विश्व के अन्य देशों में रह रहे हैं, उन्हें यूं कहे तो भारतीय प्रवासी कहा जाता है। हालांकि आगे चल के भारतीय प्रवासी को, जो हमारी ये है एक्सटर्नल अफेयर ऑफ मिनिस्टर है, उस उन्होंने 3 भागों में, हम एक सेकेंड सर, नोटिफिकेशन ऑफ होने के बाद भी क्यों आता है, एंड हाउ इट विल ऑफ इट, टर्न ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ कोर्स। एक सेकेंड में नोटिफिकेशन कैसे हो, खैर चलिए, मैं बात परिभाषा की कर रहा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में रह रहे हैं, उन्हें दरअसल हम भारतीय प्रवासी कह देते हैं, इंडियन डायस्पोरा कह देते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसे सांख्यिकी रूप में जानने का प्रयास करें कि कितने लोग हैं भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, तो उनकी संख्या तकरीबन 3.3 करोड़, 3.5 करोड़ के आसपास है। ये 3.5 करोड़ संख्या, जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या है। और भी आगे आने वाले अभी समय में आगे हम लोग देखेंगे, जो फैक्चुअल डेटाज होंगे, वो डेटा इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय प्रवासियों का महत्व हमारे देश में विशेष तौर पे आर्थिक पर्सपेक्टिव से कितना महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, संख्या में तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास भारतीय डायस्पोरा है। दूसरी बात, अगर दरअसल मैं जिस में बैठा हूँ, इधर ये कभी कभी वो कबूतर आकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। खैर, तो मैं ये कहना चाह रहा था, अगर आप ये जानना चाहें जो टॉप 3 देश जिसमें भारतीय लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, तो पहले स्तर पे अमेरिका आता है, जहां तकरीबन 5.2 मिलियन, विच मीन्स 52 से 53 लाख के आसपास लोग रहते हैं, भारतीय रहते हैं, और वो पहले स्थान पे आता है। हालांकि कुछ दिन पहले जब मैं डेटा देखा था, तो साउथ अफ्रीका ऐसा देश था जहां ज्यादा प्रवासी रहते थे विश्व भर में। भारतीय प्रवासी की बात मैं कर रहा। फिलहाल सबसे ज्यादा 55 लाख के आसपास आप मान ले तो 52 लाख है बेसिकली अमेरिका में। दूसरा जो देश है जहां भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, वो है यूएई, है ना, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात, विच मीन्स वहां तकरीबन 3.6 मिलियन, विच मीन्स 35 से 36 लाख के आसपास भारतीय प्रवासी हैं। तीसरा आप गेस कर सकते हो कौन सा हो सकता है, मलेशिया है। और मलेशिया में तकरीबन 29 लाख जो भारतीय प्रवासी है वो रहते हैं। ये टॉप 3 देश है। कुल मिलाकर 3.5 करोड़ 3.3 करोड़ के आसपास प्रवासी हैं। उनमें 3 प्रमुख देश हमने बताया आपको। अब थोड़ा सा ये देखने का प्रयास करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय प्रवासी की जो भारतीय प्रवासी है, इंडियन डायस्पोरा है, उनको 3 कैटेगरी में हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर है वो डिवाइड करता है, ये कहें तो वर्गीकृत करता है। एक सेकेंड में फिर से एक बार में साउंड, ये बीच में चेक करते रहना इसलिए पड़ता है क्योंकि 2 बार मेरे से ऐसा हुआ, मैं पूरी के पूरी सेशन कर लिया, बाद में पता चला कि साउंड ही नहीं आ पाया है। खैर, तो हमने देखा, सबसे पहले ये देखा कि परिभाषा क्या है। परिभाषा के अंतर्गत ये समझने का प्रयास किया
विशेष तौर पे कि भारतीय मूल के वो व्यक्ति जो विदेशों में रहते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अस्थाई अस्थायी रूप से किसी भी तरीके से बाहर में है। इस परिभाषा के अनुरूप ही भारतीय जो एक्सटर्नल अफेयर ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री दरअसल वो 3 भागों में बांटता है। दरअसल एक हालांकि जब मैं इसके गहराई में गया तो कई चीजें रही जिसे मतलब अटपटा सा लगा, कुछ बातें समझ नहीं आई। समझना मतलब ये कि कोई सेंस रहा नहीं। सेंस है जब आप फॉरेन सर्विस में जाओगे ना, दरअसल तो वहाँ बहुत सी चीज़ें आपको बताई जाती है, वहाँ इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग है। सामान्य तौर पे सिर्फ ये बात जान लेना कि जो इंडियन डायस्पोरा उसके 3 प्रकार हैं। पहला एनआरआई शब्द जो भी है उसको बाद में मैं कहूँगा, कैसे ये डिवाइड वो मैं बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति बाहर गया मतलब विदेश गया और अस्थायी तौर पे गया, मतलब ये कि हो सकता है एजुकेशन के लिए गया हो सकता है व्यापार के लिए गया हो सकता है किसी फैमिली या कुछ भी हो सकता है, जो 2 साल 3 साल 4 साल, यानी कि अस्थायी रूप से जाना। दूसरा क्या है, अस्थायी रूप से चले जाना। तीसरा क्या है, वो नहीं गए लेकिन उनके जो पूर्वज है वो पहले चले गए थे, यानी कि इन्हीं 3 कैटेगरी के आधार पे कुछ नाम दिया गया, संज्ञान्वित किया गया, जिसमें पहले को कहा गया एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। ये अस्थायी रूप से भारतीय नागरिक हैं। जब मैं ढूंढ रहा था कि ये जो टॉपिक है सॉरी, इस टॉपिक से जुड़े कोई सवाल आए कि नहीं, पीवाईक्यू यूपीएससी में कोई पूछा कि नहीं, तो वहाँ मुझे एक क्वेश्चन मिला, उसमें कुछ ऐसी बातें ही थी। दरअसल वो ये जानना चाह रहा था कि ये वर्गीकृत एक वर्गीकरण है, उसको आप जानते हैं कि नहीं। और वो इस बात पे ज्यादा फोकस कर रहे थे यूपीएससी वाले कि नागरिक कौन है और गैर नागरिक कौन है। तो वही मैं कह रहा कि एनआरआई जो है वो नागरिक होता है भारत सरकार का, सॉरी भारत का दरअसल। तो अस्थायी रूप से शिक्षा, नौकरी, व्यापार हेतु जो बाहर जाएगा विदेशों में, उसे हम क्या कहेंगे, एनआरआई। दूसरा जो क्रम है इसमें पीओआई, दरअसल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ कि वो विदेश में तो है, उनकी जो भी खानदान या फिर पूर्वज जो कह ले आप, वो विदेश से ही पली बड़ी आ रही, खैर हो सकता है पूर्वज ना हो वही गए हो दरअसल, लेकिन उनका एक जो भारत के साथ संबंध है वो सांस्कृतिक रूप से विरासत के तौर पे जुड़ी हुई है, सांस्कृतिक एक संबंध स्थापित है। तो ऐसे लोग जिनकी सांस्कृतिक संबंध भारत सरकार सॉरी भारतीय समाज के साथ है, उन्हें एनआरआई कहा दिया जाता है। पहला मैंने क्या कहा था, सॉरी एनआरआई पहले वाले को, दूसरे को पीओआई, डेट मीन्स। तीसरी बात जो कही जाती है इसके एनआरआई के वर्गीकरण में, वो ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसमें क्या है ना कि ओसीआई एक कार्ड सरकार, भारत सरकार जारी करती है, वो एक कार्ड होल्डर होता है विशेष तौर पे। ये विदेशी नागरिक होते हैं और ये ओसीआई कार्ड के माध्यम से भारतीय डायस्पोरा का एक तरीके का वर्गीकरण, मतलब एक तरीके की जो एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन कह ले या फिर आप तंत्र कह ले, तंत्र का हिस्सा बनते हैं, भाग होते हैं। अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में आगे बढ़ाना चाहूँ, विच मीन्स एक बार ये क्या कहते हैं उसे रिवाइज करना चाहूँ, तो भारत सरकार ने इंडियन डायस्पोरा को 3 भागों में बांटा है। एनआरआई मतलब वो भारतीय जो अस्थायी रूप से विदेश में है। दूसरा पीओआई, वह भारतीय जिनका, भारतीय नहीं, वो विदेशी नागरिक जो सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ संबंध विशेष तौर पे जो सामाजिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे जुड़ाव है। तीसरा ओसीआई, ओसीआई क्या, वो विदेशी नागरिक जो ओसीआई कार्ड के माध्यम से भारत सरकार या फिर भारत से जुड़े जो भी संबंध है उससे अपना एक संबंध बनाते हैं। इस प्रकार के तीन वर्ग, मतलब 3 प्रकार के वर्गीकृत में किया गया। अब एक सवाल आता है, दरअसल वो ये जो मैं कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, वो ये है कि प्रवासी भारतीयों का क्या महत्व है और हमारे देश के अन्य क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, उनमें क्या महत्व है। तो आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय प्रवासियों का क्या महत्व है, क्या योगदान है। इस क्रम में जो पहला लाभ या कह ले या पहला योगदान कह ले हुआ है आर्थिक महत्व के क्षेत्र में आर्थिक महत्व है। और
पूरे विश्व भर की जितनी भी दरअसल आप जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, एक शब्द मैं यूज करने जा रहा हूँ आगे, रेमिटेंस, है ना। रेमिटेंस जिसको हम लोग उसको क्या कहते हैं, मतलब धन प्रेषण जिसका हिंदी होता है दरअसल। तो रेमिटेंस के तौर पे भारत में आने वाले जो रेमिटेंस हैं, विश्व की जितनी भी रेमिटेंस होता है दरअसल, धन प्रेषण की जो एक स्थिति है, उसमें भारत की स्थिति तकरीबन 6.5% के आसपास है। और ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं डेटा है। और वैल्यूएशन के तौर पे जानना चाहें तो तकरीबन 129 बिलियन डॉलर के आसपास भारत में रेमिटेंस के तौर पे प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्व आर्थिक क्षेत्र में इसलिए भी है क्योंकि आपको आपकी जो अर्थव्यवस्था है एक खुली अर्थव्यवस्था है, और खुली अर्थव्यवस्था में एक प्रतिस्पर्धा का, या फिर यूं कह लें, वही वही मैं कहना चाह रहा कि प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना अत्यंत ही आवश्यक होता है। और आप अपने दुनिया के जो भी ग्लोबल, मेरे पास एक, खैर वो है नहीं फिलहाल। मैं क्या बताना चाह रहा था, हाँ दरअसल ये बात कर रहे थे हम लोग कि इंडियन डायस्पोरा है उसकी क्या स्थिति है, उसका क्या महत्व है, उसका क्या योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में। उसमें पहले महत्व की योगदान की बात में पहले हमने बात करा कि आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व के सेंस में भारत को उन भारतीय प्रवासियों के द्वारा, इंडियन डायस्पोरा के द्वारा 129 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त होता है। दूसरी बात ये कही गई इसी इसी क्रम में कि जो पूरे दुनिया की रेमिटेंस होती है उसमें भारत की डायस्पोरा का, अकेले भारतीय जो डायस्पोरा उनकी योगदान जो है दरअसल 15% के आसपास है, एग्जैक्ट 14.5 है। तो 15% का योगदान 129 बिलियन डॉलर के रेमिटेंस इनकी स्थिति को और मजबूत करती है, इनकी जो एक योगदान है उसको यूं कहें तो इंगित करता है। दूसरी बात एक और इसमें जोड़कर आप देख सकते हैं कि भारत को, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप एक खुली अर्थव्यवस्था है, आपकी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, और अगर ओपन इकोनॉमी है तो आपके जो भी व्यापार है, आयात निर्यात होते हैं, उनके संबंधों को प्रगाढ़ करने में, उनके संबंधों को सुदृढ़ करने में इंडियन डायस्पोरा का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल से सरलीकृत करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे देश में कई ऐसे उत्पाद हैं जो विश्व स्तर पे यूं कहें तो छाए हुए हैं दरअसल। उनमें से एक जो क्या नाम है उनका, रामदेव बाबा का पतंजलि, हालांकि ऑफिशियली जो कंपनी है वो रामदेव बाबा के मतलब नाम से नहीं है, वो क्या नाम है, हरिश्चंद्र जो है ना, उनके क्या नाम था दरअसल, उनके नाम से चलता है ये। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि विश्व स्तर में भारत की एक कंपनी पतंजलि, जिसे मैं कहता हूँ, आप भी दरअसल कहते हो, उनका विस्तार होने में इंडियन डायस्पोरा का एक बहुत बड़ा महत्व है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर बताना चाहूँ, मान लीजिए अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका में ये बातें साफ तौर पे देखी गई, और मैं जब ये मेडिकल सेक्टर का जो एक सेशन था वो जब मैं ले रहा था, तब मैंने ये बात कही थी कि अमेरिका की जो लोकल मार्केट है दरअसल, विशेष तौर पे चाहे वो स्वास्थ्य का मार्केट हो या फिर प्रसाधन का मार्केट हो, प्रसाधन मतलब वो ब्यूटी क्रीम वगैरह वगैरह जो चीजें होती है, उसमें भारत की जो भारतीय मूल की जो भी कंपनियां हैं वो ज्यादा प्रभावित तरीके से कैप्चर की हुई है वहां की अर्थव्यवस्था को। तो मैं दरअसल ये लिंक करना चाह रहा कि अगर भारतीय प्रवासी दुनिया के अन्य क्षेत्रों में तकरीबन 200 से ज्यादा देशों में है, और 55 लाख के आसपास, मोर देन 50 लाख के आसपास जो अमेरिका में भारतीय प्रवासी हैं, स्वाभाविक तौर पे यदि उनको उचित दाम, विच मीन्स, हालांकि चूंकि अमेरिका में गए हैं तो स्वाभाविक तौर पे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, तभी वो दरअसल वहां सर्वाइव कर पा रहे। हालांकि ये अलग मुद्दा है, एक डिबेट का विषय हो सकता है। मैं ये कहना चाह रहा कि भारतीय उत्पादों को वो यूज करते हैं, और महज यूज करना ही उनका एक उद्देश्य नहीं होता। जो एक बात पता नहीं है किस हद तक सही है नहीं है, एक जो ये प्रवासी होता है ना, हर 19 जनवरी को या 17 जनवरी आप जो भी देख लो, उसमें ये बातें भी कही जाती है कि आप कैसे भारतीय जो उत्पाद है उसको आप एक तरीके से वर्ल्ड वाइड, ये क्या हो गया, खैर, आप कैसे वर्ल्ड वाइड चीजों को मतलब जो उत्पाद है उसको आप फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
तो अगर वो यूज करेंगे तो उनके स्वाभाविक तौर पे और भी जो लोग होंगे उस समाज में रह रहे होंगे अमेरिकन लोग, वो भी कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो इस तरीके से भारतीय उत्पाद की जो एक कड़ी है वो बनती है, और इनकी व्यवस्था, इनकी जो एक स्थिति है सुदृढ़ होती है अन्य देशों में। तो व्यापार, दरअसल व्यापारिक जो वैश्विक बाजार है उसको कहीं ना कहीं जोड़ता है। दूसरी बात कही जा सकती है आपको, जैसा कि मैंने आपको कहा अभी फिलहाल, कि भारत के वही लोग बाहर जा पाते हैं जो मानसिक रूप से, ये कह ले तो नॉलेज के पर्सपेक्टिव से शैक्षणिक स्तर पे उच्च शिक्षा प्राप्त करते, वही विदेशों में जाते हैं, विशेष तौर पे अमेरिका की बात करें तो। और इसका जो एग्जाम्पल क्या देखना चाहें, प्रत्यक्ष तौर पे दिखता है। आप देख लेना, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप चाहे जैसे गूगल की बात कर लो, कुछ दिन पहले तक ट्विटर की थी बात, फिर एडोब करके जो एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, इन तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं वो भारतीय मूल के हैं। तो ये बात बताता है कि भारत के जो लोग हैं वो तकरीबन देशों के प्रशासन में संलग्न हैं। कमला हैरिस को आप देख लें, ऋषि सुनक को देख लें, और भी कई ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल हैं जो भारतीय मूल के हैं और वहाँ वहाँ के अर्थव्यवस्था में, सॉरी, वहाँ की व्यवस्था में उच्च स्तर पे हैं, बड़े। खैर, आज मैं एक चीज अभी अभी नोटिस किया, कुछ मतलब एक सेटिंग मुझे करना था। वो दरअसल आपको पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, जब आप ये क्या उसको कहते हैं, राइट साइड में देख रहे होंगे तो एक लोगो दिख रहा होगा, वही लोगो जो मेरे चैनल का लोगो है। और वहां अगर आप ये करेंगे तो सब्सक्राइब का वैसा कुछ ऑप्शन देता है। मैं सेट किया था पर अभी नोटिस किया, भाई मेरी ध्यान तुरंत चली गई वहां। बहरहाल ये बातें हालांकि डिस्ट्रैक्ट कर गया। मैं ये बताना चाह रहा, दरअसल हम ये पॉइंट देख रहे हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय प्रवासी हैं, उनका क्या योगदान है, उनका क्या महत्व है। महत्व के क्रम में हमने ये पहला क्रम ये देखा कि आर्थिक पर्सपेक्टिव से उनका महत्व। तो हमने क्या पाया कि आर्थिक जो भारत का रेमिटेंस है, जो विदेशों से डॉलर भारतीय परिवारों में आता है, वो तकरीबन 129 बिलियन डॉलर के आसपास है। और जो विश्व स्तरीय योगदान है, दरअसल हिस्सेदारी है, वो तकरीबन 14% के आसपास है। मतलब ये कि विश्व में जितने भी रेमिटेंस देशों को आते हैं उसमें से तकरीबन 15% के आसपास अकेले भारत के अंतर्गत आता है, भारत में आता है। उसी क्रम में अगला पॉइंट अगर हम ये देखना चाहें क्या महत्व है, तो हमने देखा प्रशासन और सॉफ्ट पावर में भूमिका। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि भारतीय लोग अन्य देशों में जहां भी उनकी प्रवास है, वास है, वहां के अर्थव्यवस्था पर्सपेक्टिव के साथ साथ राजनीतिक पर्सपेक्टिव से भी एक अहम भूमिका निभाते हैं, अहम भूमिका उनकी रहती है। तो अगर भारतीय मूल के जो भी व्यक्ति बड़े पद पे जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पे थोड़ा सा एक झुकाव बनता है, और इस झुकाव से कुछ हो या ना हो, भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो सुदृढ़ होती है। और इसका कई बार एग्जाम्पल जो है वो परिलक्षित होती है हमारे पॉलिसीज में, हमारे डिप्लोमेसीज में। तो ये बात रही। अगली जो ये लाभ है, आप कह सकते हैं महत्व है प्रवासियों का, भारतीय प्रवासियों का, वो है सांस्कृतिक लाभ का बढ़ावा। आपको एक बात मैं बता दूं, पिछले दीपावली या पिछले से पिछले 2-3 दीपावली से अमेरिका में दीपावली की छुट्टी दी जा रही है कुछ राज्यों में। जैसा आपको पता होगा कि भारत में जो भी केंद्र की तरफ से नियम बनेंगे वो पूरे राज्य में तकरीबन आप सर्वमान्य है, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका तकरीबन जो भी 59, इफ आई एम राइट देन 49, दरअसल सॉरी 49 या 50 ऐसे ही राज्य हैं, मुझे कंफर्म होना चाहिए था। खैर, मान ले 50 राज्यों के आसपास है, और वहाँ के सबकी अपनी अपनी एक संविधान है जो एक बहुत बड़े अमेरिका के संविधान से बंधे हैं। मैं ये कहना चाह रहा कि वहाँ कई ऐसे राज्य हैं जहाँ भारतीयों की संख्या ज़्यादा है, भारतीय एम्प्लॉयर की संख्या ज़्यादा है। दीपावली जैसे पर्व में उनको छुट्टी दी जाती है। तो ये बात मतलब इस तरीके का इनिशिएटिव लिया जाना अमेरिका जैसे बड़े देशों में इस बात को बताता है कि हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है विश्व स्तर पे बढ़ रही है। स्वाभाविक तौर पे, जैसे मैं आपको बता दूं, 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे मनाया जाता है, उसकी छूट मिलती है, उसके अवकाश हम प्राप्त करते हैं। तो हमारे जहन में कई ऐसे सवाल आते हैं कि 25 दिसंबर है क्या,
तो समझ में आता है कुछ ऐसी ऐसी कहानी रही, तो उसको जानने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से जब ऐसे ही स्टेप, ऐसे ही आप कह सकते हैं भारतीय पर्व के अवसर पे अवकाश अब विदेशों में दिया जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पे वहाँ के जो निवासी हैं या और लोग जो हैं वो इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि छुट्टी क्यों दी गई, दीपावली है क्या, पता चले अच्छा अच्छा भारत तो भारत है क्या। तो इस तरीके से भारतीय संस्कृति की सुदृढ़ता होती है, आप ये कह सकते हैं कि एक मजबूती के साथ अपना कदम बढ़ाता है, विशेष तौर पे सांस्कृतिक पहचान के क्षेत्र में। तो ये एक लाभ हुआ। इसी जब सांस्कृतिक पहचान की लाभ की बात करते हैं और योगा का बात ना करें तो स्वाभाविक तौर पे ये बातें अधूरी होगी। 21 जून को आपको पता होगा हम योगा दिवस मनाते हैं वर्ल्ड वाइड। और योगा जिस तरीके से भारत के एक सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में योगदान दे रहा, शायद ही कोई और ऐसा पक्ष है जो इतना मजबूती से भारत के जो ये है दरअसल सांस्कृतिक पहचान वो बढ़ा पाए। हालांकि सिर्फ योगा के मुझे ध्यान में नहीं है डेट, साल दरअसल कि किस वर्ष पूछा, पर हाँ यूपीएससी ने एक बार मेंस में सवाल पूछा जिनमें एक पक्ष ये भी था कि योगा कैसे भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहा है। तो ऐसे सवाल, हालांकि ये यूनिलेटरल नहीं था, मतलब बहुत सारे मतलब पक्ष थे, उस पक्ष में एक पक्ष ये था योगा का। तो ये दूसरी बात ये कही जा रही, दरअसल हम ये देख रहे हैं कि भारतीय डायस्पोरा का योगदान क्या है, महत्व क्या है। उस महत्व के क्रम में हमने पहले आर्थिक क्रम को देखा, फिर हमने प्रशासन को देखा, फिर हम देख रहे सांस्कृतिक लाभ को कैसे कैसे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में जैसा कि मैं आपको बताया कि तकरीबन 3.5 करोड़ लोग दुनिया के अन्य देशों में रहते हैं। अगर भारत से कोई भी, जैसे आप बड़े सुपरस्टार सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान हो, और भी नए नए सुपरस्टार हैं, उनकी जब भी मूवी आती है तो वो वर्ल्ड वाइड रिलीज होती है। तो स्वाभाविक तौर पे जो हिंदी भाषी लोग हैं, हालांकि जो भी रिलीज होती है वो मल्टी लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह वगैरह, जो भी पर्याप्त भाषाएं होनी चाहिए, उपयुक्त भाषाएं होनी चाहिए, वो होती है। यही बातें कही जा रही कि अगर बॉलीवुड मूवी विदेशों में चलाई जा रही, दिखाई जा रही, तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जो परिवेश है, विशेष तौर पे सांस्कृतिक जो पहचान है वो और भी बढ़ती है। क्योंकि आपने देखा बाहुबली है, अभी कौन सा एक मूवी जो 1000 करोड़ के आसपास पार किया, तो क्या नाम था इसका, बहुत सारे ऐसे मूवी है, दरअसल नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो भारत में कम, और दंगल जैसे कि भारत में जितना नहीं कमाया उससे कई गुना ज्यादा विदेशों में कमाया। तो बॉलीवुड मूवीज का विदेशों में इस तरीके से प्रचलन होना और इसके पीछे विदेशियों का नजर नहीं है, चलिए वो तो कुछ हद तक है ही, ज्यादा से ज्यादा योगदान जो है वो दरअसल भारतीय प्रवासियों का है। तो ये भी एक तरीके से आप कह सकते हो भारतीय प्रवासी का योगदान है कि भारतीय मूवी को विश्व स्तरीय बना देता है। स्वाभाविक तौर पे आने वाले दिनों में जनसंख्या बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो खैर, अब चौथा और अंतिम लाभ या महत्व की बात हम कर रहे हैं कि भारतीय प्रवासी का लाभ क्या है, लाभ और सहयोग क्या है। उसमें चौथा और आखिरी पॉइंट ये है ज्ञान अर्थव्यवस्था, जिसे हम नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं। नॉलेज इकोनॉमी भी एक, जैसे इकोनॉमी की कई तरीके से, कई पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, कई स्तर से उसे स्ट्रेटिफिकेशन की जाती है, लेकिन यहाँ दरअसल हम बात कर रहे हैं नॉलेज इकोनॉमी की। नॉलेज इकोनॉमी होती क्या है, अगर मैं ये बात कहूँ तो अमूर्त मतलब सीधे तौर पे टर्सरी सेक्टर विच मीन सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो नॉलेज पर आधारित हो। स्वाभाविक तौर पे सर्विस सेक्टर की जो तकरीबन चीजें होती हैं वो नॉलेज पर आधारित ही होती है, अमूर्त आधारित ही होती है। जैसे अगर मैं बता दूं कि जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब जैसे जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टी बिलियनियर कंपनीज जो है, वो उनके सीईओ जो है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भारतीय हैं। ऐसा देखा गया विगत वर्षों में कि भारत के जो ये डायस्पोरा है, भारत के निवासी हैं जो विदेशों में वर्षों से काम कर रहे थे, विशेष तौर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उन्होंने भारत आना उचित समझा और फिर उनकी जो भी वहाँ की विद्वता रही, जो भी नॉलेज रहा, उस नॉलेज के आधार पे भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देना उचित समझा। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हो कि नॉलेज इकोनॉमी का भी
विस्तार होता है अगर आपके भारतीय प्रवासी विदेशों से भारत में आते हैं तो, क्योंकि उनके पास एक बेहतर अनुभव होता है, उनके पास एक बेहतर नॉलेज होती है, और अगर आपके अर्थव्यवस्था में उनको स्थान मिलता है तो कहीं ना कहीं एक चीज जो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी ये कि आपकी जो इनोवेशन सेक्टर है, R&D सेक्टर है, रिसर्च एंड इनोवेशन सेक्टर डेवलपमेंट, वो चीजें बेहतर तरीके से सुदृढ़ होगी। क्योंकि स्वाभाविक तौर पे आप भी इस बात को जानते होंगे कि विशेष तौर पे जब हम रिसर्च एंड इनोवेशन की बात करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता होती है, और भारतीय प्रवासी इसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, ऐसी अपेक्षा है। तो लाभ में हमने देखा कि ज्ञान अर्थव्यवस्था इसमें नॉलेज इकोनॉमी का एक एस्पेक्ट जिसके माध्यम से इस अर्थव्यवस्था के इस खंड को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसी में एक और बात कही जा रही है कि जब भी हम नॉलेज इकोनॉमी की बात करते हैं तो इनकी जो एक स्तर है विशेष तौर पे, हालांकि अगर आप भारतीय एजुकेशन सिस्टम से को अगर आप देखेंगे, इसके स्तर पे अगर प्रवासी भारतीयों को देखने का प्रयास करेंगे तो आपको दो ही सेक्टर से ज्यादा लोग जाते हैं, एक IT सेक्टर से, दूसरा मेडिकल सेक्टर से, यानी या तो डॉक्टर या तो फिर इंजीनियर। और यदि वो आपके भारत में पुनः वास करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे उनके पास एक बेहतर ये होगा, नॉलेज होगा, उनकी एक बेहतर अनुभव होगी, एक्सपीरियंस होगी। उन एक्सपीरियंस और उस ज्ञान के आधार पे आपके अर्थव्यवस्था में यदि क्रिया विधि को संपन्न की जाती है तो स्वाभाविक तौर पे भारत को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। तो ये थे कुछ लाभ भारतीय प्रवासियों का जो हमने देखा, तकरीबन 5 से 7 पॉइंट को हम लोगों ने नोटिस किया, उल्लेखित किया। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि भारत सरकार ऐसे क्या योजनाएं ला रही है, ऐसा क्या पहल कर रहा जिसके माध्यम से भारतीय डायस्पोरा को जोड़ा जाए। तो बिंदु कुछ इस प्रकार है कि प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए सरकार की क्या पहल है। इस क्रम में पहली जो पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है कि रोजगार एवं कल्याण सहायता। ये एक बहुत ही, मैं मानता हूं कि इम्पोर्टेंट चलिए थोड़ा बहुत जल का ग्रहण कर लिया जाए। मेरी आदत है काफी दिनों से, काफी वर्षों से, वो ये कि मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो 5 मिनट 10 मिनट के अंतराल पे थोड़ा सा एक घुट, ताकि माइंड को रिफ्रेश होता रहे और एक तरीके का भटकाव आपका हो। क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो कुछ बोलते नहीं है, आपकी सांस रुकती है कुछ देर तक, और उतने देर तक आपका मस्तिष्क जो है वो रिलैक्स करता है। हालांकि मैं ये कहूँगा ये बकवास बात है, ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है, इसके और भी कई कारण बताए जा सकते हैं, पर हाँ पानी पीना चाहिए। जल जो पहली बात तो ये, जब पढ़ाई करते तो आपको नींद आती है, जब पानी आप वक्त के साथ पियेंगे तो बहुत ज्यादा आलस्य नहीं आएगा। आज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं काफी स्थिरता के साथ, अस्थाई मतलब होते ना, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। कोई बात नहीं। चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए सरकारी पहल, विशेष तौर पे भारत सरकार के द्वारा किन किन पहलों को अलाइन किया गया। इसमें पहली बात कही जा रही है रोजगार एवं कल्याण सहायता। आपको मैं बता दूं, भारत सरकार ई माइग्रेट करके एक पोर्टल है, और इस पोर्टल पे दरअसल उन जो प्रवासी भारतीय हैं उनको मदद पहुंचाई जाती है, उनको मदद की जाती है, विशेष तौर पे रोजगार के क्षेत्र में वरीयता देने हेतु ई माइग्रेट जो पोर्टल है उसकी सहायता ली जाती है। मतलब ये, अगर मैं इसे और एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मान लीजिए मैं अपने रोजगार हेतु या फिर किसी भी कार्य हेतु मैं विदेश गया और मुझे वहां रोजगार लेना है। स्वाभाविक तौर पे विदेशियों को, जो भी फॉरेनर है, उनको बहुत मुश्किल से कहीं भी किसी भी देश में रोजगार मिलता है। और तब तो और भी ज्यादा जब आपकी जो नॉलेज है वो टर्सरी सेक्टर का नहीं है, आप मैनुअली कहीं कुछ काम करना चाह रहे हो, तो जैसे होता है यूएई में विशेष तौर पे जितने भी प्रवासी लोग जा रहे हैं तकरीबन लोग वहाँ की जो जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई उसको क्या कहते हैं जो नल वल वगैरह बनाता है, प्लम्बर है, आदि आदि इस तरीके के, या फिर कोई गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग के लिए गया, कोई होटल में छोटे मोटे काम या फिर जो भी काम हो उसके लिए गया,
तो इन सब क्षेत्रों में नौकरी पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इनकी सहायता हेतु भारत सरकार ई माइग्रेट पोर्टल चालू, मतलब एक ई माइग्रेट पोर्टल की शुरुआत करा, जिसमें ये बातें कहेगी कि आप अपना उपस्थिति दर्ज कराइए, आप जिस क्षेत्र में रोजगार करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, उसकी बात बताइए। फिर आपको वो क्षेत्र की जो भी ऑप्शन है उसमें उसके प्रशासन से, उसके सरकार से बात करके आपको वरीयता दी जाएगी, आपको नौकरी दी जाएगी, इस शर्त के साथ कि आप वहाँ के जो भी रूल और रेगुलेशन है उसको फॉलो करेंगे। तो पहली बात ये, स्वाभाविक तौर पे यदि कोई भारतीय जो विदेश गए हैं, अगर इस तरीके का भारत सरकार द्वारा उन्हें मदद मिलता है तो कहीं ना कहीं एक तरीके का आत्मीयता भाव आएगी और वो भारत सरकार के, भारतीय संस्कृति के, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति आकर्षक होंगे। तो पहली चीज रही रोजगार एवं कल्याण सहायता के क्षेत्र में ई माइग्रेट ऑनलाइन पोर्टल। दूसरी बात इसमें ये भी बात कहेगी कि अगर आप किसी भी प्रकार के शोषण से ग्रसित हैं तो भारत सरकार इस पोर्टल के माध्यम से, यूं कह लें कि आप अगर, एक बात ये भी है कि एक बार अगर आपने इस पोर्टल के माध्यम से अपनी जो भी उपस्थिति दर्ज करा ली तो आपको पूरी समय तक निगरानी की जाती है, एक मतलब सिक्योरिटी पर्पज से, कि आपके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार तो नहीं हो रहा, आपको कम पैसे तो नहीं दिए जा रहे, आर्थिक रूप से शोषण का शिकार तो नहीं होना पड़ रहा, सामाजिक रूप से आपको किसी भी प्रकार के भेदभाव से आप तो नहीं जूझ रहे। इन तमाम चीजों की देख रेख हेतु सरकार आपकी मदद करती है, आपके ऊपर निगरानी, विजिलेंस के तौर पे काम करती है। दूसरी बात, एक और इसी प्रकार का मदद नाम का एक पोर्टल रहा था, हाँ मदद, MADADA, मदद आप जो भी कह लो, मदद पोर्टल है, जिसमें विशेष तौर पे ये बातें कहेगी कि आपको अगर किसी भी प्रकार का शिकायत करना है, किसी भी प्रकार का शिकायत हो, तो आप इस पोर्टल पर आकर शिकायत करें, आपके शिकायत को तुरंत सुना जाएगा। अगर संभव हुआ तो सरकार से, जहां आप जिस देश में हैं उस देश के सरकार से बात करके आपकी जो भी शिकायत है उसके निवारण हेतु स्टेप, कदम उठाए जाएंगे। तो मदद पोर्टल के माध्यम से शिकायत की जो स्थिति है उसको बेहतर करने का प्रयास किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। इसी क्रम में अगली जो एक योजना है, दरअसल बीमा योजना, जिसमें जो भी प्रवासी भारतीय हैं उनकी बीमा का, दरअसल प्रवासी भारतीय बीमा योजना पूरा नाम है, भारतीय प्रवासी बीमा योजना। दरअसल इसमें ये बात कही गई, इसमें दरअसल 2 साल 3 साल का, 2 साल अगर आप प्रीमियम लेते हो तो तकरीबन आपको 275 रुपये प्रति 2 साल पे आपको देना होगा, 3 साल पे 375 रुपये देने होंगे। हालांकि ये डेटा इतना कम कैसे है, शायद कहीं मिसप्रिंट वगैरह तो नहीं था, पर कोई नहीं। तो वही बातें कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए तक की जो बीमा राशि आपको मुहैया कराई जाती है यदि आप मतलब कार्यावधि में, मतलब वहाँ के जो भी काम है अगर आप कर रहे हैं और आपको किसी प्रकार से वहाँ क्षति होता है, मृत्यु हो जाता है, तो भारत सरकार, अगर आप इस प्रीमियम के हकदार हैं, इस प्रीमियम के होल्डर हैं, तो आपको पैसे अलॉट करती है, आपको 10 लाख रुपए तक का प्रीमियम जो मुआवजा है वो दिया जा सकता है। तो इस तरीके की योजना के माध्यम से दरअसल ये तमाम इनिशिएटिव इसलिए चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, ताकि आप को एक तरीके से विश्वास में लिया जाए, आपका आकर्षण भारत सरकार की तरफ, भारतीय समाज की तरफ, भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ बने, इसलिए ऐसी सहायता की जा रही है। तो अब सहायता के तौर पे, विच मीन्स भारत सरकार ऐसे क्या करे जिसके माध्यम से उनको आकर्षक किया जाए, उनको बेहतर एक तरीके से आप कह सकते हो एक अवसर प्रदान किया जाए। उसी कड़ी में दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक एवं विरासत से जुड़ाव। स्वाभाविक तौर पे भारत के लिए सिर्फ ये महत्व नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बेहतर हो रही, कितनी मजबूत हो रही, कितनी प्रगाढ़ हो रही, विश्व स्तर पे कितना ज्यादा बढ़ रहा, इनके लिए एक चुनौती या यूं कह ले एक लक्ष्य ये भी होता है कि भारतीय संस्कृति का प्रसार पूरे विश्व भर में हो। इसलिए नहीं कि आने वाले दिनों में हम सभी दुनिया में राज करें। दरअसल आप विश्व गुरु का एक कंसेप्ट जो सुनते होंगे भारत के सापेक्ष, कुछ मतलब उसका यही है। विश्व गुरु मतलब ये कि हम टीचर बन जाए, ये तो चलिए सतही बातें हुई, मतलब ये कि हम दुनिया को एक मेंटर के तौर पे देख सके, दुनिया मुझे एक मेंटर के तौर पे देख सके। इसीलिए इसका गुरु का मतलब ये हुआ इकोनॉमी के सेक्टर में हमारी भागीदारी उच्च हो, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र जो भी हैं, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उन चीजों में हम आगे रहे, दुनिया को एक आदर्श के रूप में भारत दिखे, ऐसी
अवधारणा को ही दरअसल गुरु के नाम से दिया गया। हालांकि राजनीतिक परिदृश्य में इसे इसके इसके और भी अलग तरीके से मायने बताए जाते हैं, पर आपको जो एज एस्पिरेंट इवोल्यूट करना है इन बातों को कुछ इस प्रकार से। अगली जो बात दरअसल मैं ये कह रहा था कि सांस्कृतिक एवं विरासत से जुड़ा दरअसल जब मैं इसको देख रहा था कि भारत सरकार ने सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव हेतु किन किन प्रकार के योजनाओं को लाया, उसमें कई प्रकार की योजनाएं रही, जिन योजनाओं का जो लक्ष्य था वो ये कि भारत के जो लोग हैं, विशेष तौर पे जैसे मैंने कहा प्रवासी भारतीय, उनको सांस्कृतिक रूप से जोड़ा जाए, उनको भारत के जो गौरवान्वित इतिहास है उनसे उनको परिचित कराया जाए। और भारत हाँ सॉरी जैसे कि मैंने आपको कहा जो गौरवान्वित इतिहास है उससे परिचित कराया जाए, और विशेष तौर पे इतिहास के प्रमुख खंड जो रहे उनसे उनको यूं कहे तो रूबरू कराया जाए, उनके अंदर एक जागरूकता का भाव लाया जाए, जिसके माध्यम से या जिसके बाद वो भारत के संस्कृति के प्रति आकर्षक रहे। स्वाभाविक तौर पे आज से 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 50 100 साल पहले जो लोग गए उनके पुत्र पुत्री जो भी रहे होंगे वो उस तरीके से भारतीय समाज को नहीं समझ पाएंगे जिस तरीके से भारत सरकार अपेक्षित करती है, हम सभी अपेक्षित करते हैं। तो उस अपेक्षा को काफी हद तक पूर्ण किया जाए, इसीलिए भारत सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जाती है जिसके माध्यम से लोगों में, विशेष तौर पर प्रवासी भारतीयों में भारत की जो इतिहास है उसको बताया जाए, भारत की जो संस्कृति है उससे रूबरू कराया जाए, आदि आदि आदि। तो ये बातें रही। और एक बात भी है कि भारत सरकार ने कई बार ऐसा कहा है कि जो भी भारतीय प्रवासी हैं उनके लिए फ्री वीजा लाइफ टाइम होगा। खैर, तो स्वाभाविक तौर पे यदि भारत सरकार अगर कहती है कि आप भारत जब भी आना चाहें आपको वीजा की आवश्यकता नहीं है, आप सरकार को सूचना दें और आप आ जाएं। अगर ऐसा हो पाता है तो कहीं न कहीं भारत के जो प्रवासी हैं भारत के अर्थव्यवस्था की ओर आकर्षित होंगे। अब अगला प्रयास भारत सरकार के द्वारा, दरअसल हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत के द्वारा क्या ऐसे ऐसे परियोजना, ऐसे ऐसे कार्यक्रम, ऐसी योजनाएं लाई जा रही जिसके माध्यम से प्रवासी भारतीयों को आकर्षित किया जाए, अगर एक शब्दों में कहें तो। इसी क्रम में अगला जो जुड़ाव है वो दरअसल अनुसंधान और शैक्षणिक पहल है। आपको एक मैं योजना की बात बताता हूँ। रामानुजन जो एक क्या नाम है उसका, जैसे पैसा मिलता है ना अंग्रेजी में क्या, फेलोशिप, दरअसल हाँ, रामानुजन फेलोशिप एक योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिसके माध्यम से ये कहा जाता है कि आप अगर भारत के इकोनॉमी में या भारत में आकर किसी भी प्रकार की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो करना चाहते हैं तो आपको इसके तहत फेलोशिप दिया जाएगा, इसके तहत आपको धनराशि दी जाएगी और आप आकर अपने जो भी नॉलेज है उसका प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थिति बेहतर होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार के द्वारा आज भी उतनी बेहतर धनराशि आवंटित नहीं की जाती है जिसके माध्यम से जो ये है रिसर्च एंड इनोवेशन है उसको बेहतर तरीके से संचालित किया जाए। बहुत कम है, 0.6% के आसपास है। हालांकि ये बातें भी कही गई कि भारत को फिलहाल तकरीबन 2.5% के आसपास रिसर्च एंड इनोवेशन में लगाना होगा कुल जीडीपी का। तो खैर वो तो बात की बात है। अनुसंधान और शैक्षणिक पहल के अंतर्गत ही जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि रामानुजन फेलोशिप को दिया जाता है, जिसमें भारतीय संस्थानों में आप आकर काम करें, जिससे और फिर आपको फेलोशिप दिया जाएगा। दूसरी बात इसमें ये भी कही गई कि जो प्रवासी बच्चे हैं उनके छात्रवृत्ति के लिए भी सरकार धनराशि आवंटित करती है, ताकि उनको एक तरीके के सपोर्ट के तौर पे दिखे कि नहीं भारत भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है और एक आत्मीयता का भाव बना रहे। तो इस तरीके का प्रयास भारत सरकार के द्वारा की जा रही, जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो पाना संभव हो पाता है कि भारतीय प्रवासी भारत की तरफ आकर्षित रहे। आकर्षित कई मायनों में होती है और विशेष तौर पे भारत सरकार सभी मायनों को परिपूर्ण करने का प्रयास करता है। वो मायने क्या क्या हो सकते हैं? विशेष तौर पे आर्थिक व्यवस्था, मतलब वो भारत में आए, अपनी स्टार्टअप शुरू करे, अपनी नौकरी है उसको सेवा दे। दूसरी ये हो सकती है सांस्कृतिक आकर्षक, विच मीन्स कि भारत की जो एक व्यापक संस्कृति रही, विविधता भरी संस्कृति भारतीय समाज में है, उसके प्रति एक लगाव, एक आत्मीयता का भाव।
अगर वैसा होता है तो कहीं ना कहीं इस सांस्कृतिक विरासत को अन्य देशों में भी फैलाने का, ये कहे तो व्यापक एक जनाधार बनाने का एक स्थिति बन सकती है। तो ये रहा अगला और आखिरी जो प्रयास भारत सरकार के द्वारा की जा रही, जिसके माध्यम से प्रवासी भारतीयों को प्रलोभित किया जाए, अगर मैं छोटे से शब्द में कहूँ तो वो है संकट प्रबंधन और दरअसल आपदाओं से बाहर निकालना। आपने देखा होगा बहुत सारी योजना क्या कहते हैं उसको, ऑपरेशन चलाए गए, जैसे ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कैक्टस, सॉरी ऑपरेशन कैक्टस तो कुछ अलग था, ये सहायता हेतु नहीं था, मतलब प्रवासी भारतीयों के लिए नहीं था, वो कुछ और था। तो इस प्रकार जैसे मैंने बताया गंगोत्री ऑपरेशन, कई प्रकार के ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जैसे कोविड-19 हुआ तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया, जिसमें क्या हुआ कि जो भी भारतीय प्रवासी हैं, इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, कहीं फंसे हैं, उसको सफलतापूर्वक भारत में लाया जाए, और ऐसा हुआ भी। और इससे ना भारत की छवि विशेष तौर पे इंडियन डायस्पोरा में कई गुना बढ़ गया। और यही बातें एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, दरअसल भारतीय मूल के थे, ब्रिटेन में काम कर रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं बहुत ज्यादा इस बात को लेकर भारत सरकार के प्रति क्रोधित रहता था कि इतना टैक्स देने के बावजूद भी भारत में किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं नहीं है, लेकिन सफलतापूर्वक मुझे वहां से लाया जाना, इस बात को मुझे बताया, और मेरे उस विचार पे एक बहुत बड़ा तमाचा लगा, जो मैं ये सोचता था कि सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार पैसे ले रही, विच मीन्स टैक्सेस ले रही, कुछ विशेष तौर पे काम नहीं कर रहा। तो उस तरीके से बचाना, उनको इस बात को बताया कि किस तरीके से जन कल्याण में भारत जो है उन तमाम टैक्सेस को यूं कहे तो क्रियान्वित करती है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, दरअसल उद्योगपति हो या फिर मध्यम स्तर के भी लोग, दरअसल मध्यम स्तर के भी ना कई स्तर हैं, तो वो स्तर जो बिलियनियर से थोड़ा सा नीचे है, वो कुछ एक कारण से नीचे आ गए। कुछ बातें ध्यान में आ गया, खैर उधर देखकर कोई बात नहीं। तो ये मैं बताना चाह रहा कि भारतीय प्रवासी जो लोग संकट में फंसते हैं विदेशों में, उनको अगर सफलतापूर्वक निकाल करके भारत में लाया जाए, इससे भी एक पॉजिटिव इंटेंट बनता है प्रवासियों का भारत के प्रति, भारत सरकार के प्रति, भारतीय समाज के प्रति। तो ये कुछ पॉइंट रहे, ये कुछ बिंदु रहे, जिसके माध्यम से हमने ये समझा कि भारत सरकार क्या कर रही, जिसके तहत प्रवासियों को प्रलोभित किया जाए, प्रवासियों को भारत के प्रति आकर्षित किया जाए। अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि प्रवासी भारतीयों से जुड़ी क्या क्या चुनौतियां हैं, विशेष तौर पे ये कहें कि उनकी क्या चुनौती है, प्रवासी भारतीयों का, इंडियन डायस्पोरा का। तो चुनौती में जो पहली बात कही जा सकती है, आर्थिक चुनौती। जैसा कि मैंने आपको आते के साथ ये बात कहा कि $129 बिलियन का रेमिटेंस भारत के अंतर्गत आता है, भारत में आता है, जो कि पूरे विश्व का तकरीबन 14% के आसपास है। आर्थिक अस्थिरता एक बहुत बड़ी चुनौती है इंडियन डायस्पोरा के लिए। मान लीजिए मैं यहाँ से अपने रोजगार हेतु अमेरिका गया और मेरी अच्छी खासी सैलरी है, लाखों नहीं करोड़ों में है, पर एनुअम की मैं बात करूँ तो वहाँ करोड़ का मतलब करोड़ में ये पैकेज होना बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ लाखों में हो तो है ना, एक अलग स्तर से देखा जाता है। बहरहाल, तो यदि मैं वहाँ किसी कार्य हेतु गया, मुझे करोड़ों में पैकेज है, इसकी क्या संभावना है कि मेरी ये जो पैकेज है वो चिरकालिक काल तक रहेगा, मतलब आने वाले कई दशकों तक रहेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी एक अनिश्चितता होती है ना, अनसर्टेनिटी, कि हो सकता है अगले महीने, अगले साल मुझे वो ठुकरा दिया जाए। और ऐसा हुआ, जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही एक्स जो ट्विटर है, क्या नाम है, एलोन मस्क ने खरीदा, बहुत सारे ऐसे भारतीय मूल के जो उसमें कार्यरत बल था, वर्कफोर्स था, उसको टर्मिनेट कर दिया गया। हालांकि इस पे भारत सरकार ने आपत्ति जताई। हालांकि जब फिर तो राजनीतिक मुद्दा बनेगा तो बात की बात है, लेकिन आपको तो निकाल दिया गया। तो ये एक अस्थिरता बनी रहती है, आर्थिक अस्थिरता एक समस्या के तौर पे उभर कर आता है। और इसी मतलब बात को एक और तरीके से समझा जा सकता है कि भारत की जो स्थिति है, दरअसल जिस देश में आप हो उसके साथ संबंध कैसा है, इस बात पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, अगर अभी वर्तमान में जैसा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो टकरार जो भी आप कह सकते हैं वो चल रहा, अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश के
कोई बड़े फर्मों में कोई बड़े पद पर होगा, तो क्या उसको एक नकारात्मक मतलब निगेटिव पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा। इसका एग्जांपल चलिए तो छोटा देश है, अमेरिका के साथ भी होता है। जब भी भारत के और अमेरिका के संबंध बेहतर नहीं होते हैं, कई ऐसे टर्मिनेट मतलब होता है ना, हटा देना, नौकरी से निकाल देना, कहते हैं फायर्ड, एक शब्द इसके लिए यूज होता है, तो उनको फायर्ड कर दिया जाता है, मतलब नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ये बातें कही जा रही है कि भारत सरकार के संबंध अन्य देशों के साथ बेहतर होना इसलिए भी जरूरी है ताकि उनको एक बेहतर तरीके से रोजगार की स्थिरता का गारंटी मिल सके, सुनिश्चित हो सके। तो चुनौती में हमने ये देखा, हालांकि इतना ज्यादा इलेबोरेशन की आवश्यकता नहीं थी, पर कोई बात नहीं। अगली जो चुनौती है सामाजिक एवं सांस्कृतिक चुनौती, इसको कैसे समझेंगे? हाल ही में मैं आपको बताता हूँ, कनाडा, चलिए मैं जो एग्जांपल लिया बांग्लादेश का, कनाडा का लेना चाहिए था। बहरहाल सांस्कृतिक और भेदभाव जैसी चुनौती भी होती है, इसको कैसे समझने का प्रयास करेंगे? हालांकि एग्जांपल मैं फिर से लूंगा, जैसा कि आपको पता होगा कनाडा के साथ भारत की स्थिति बेहतर, अभी बहुत खतरनाक लेवल पे है, कहीं से भी, मतलब कहते हैं ना हम लोग अपने आम भाषा में 36 का आंकड़ा, कुछ उसी प्रकार से। हालांकि एक बात अभी निकल कर आ रहा कि वहाँ के जो जस्टिन ट्रूडो प्रेसिडेंट हैं, सॉरी पीएम हैं, वो आने वाले कुछ एक मंथ के बाद इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा की घोषणा कर दी है। घोषणा अभी की है पर वो छोड़ेंगे बाद में। वहाँ होता है दरअसल, अगर आप वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे ना, क्योंकि भारत की पॉलिटी जो स्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीजें कनाडा से लिया गया, प्रत्यक्ष रूप से हमारे संविधान में है, तो काफी चीज मिलता जुलता है। लेकिन एक चीज जो मैं आपको थोड़ा सा चाहूंगा कि आपकी भी जानकारी में होना चाहिए, अगर यहाँ प्रधानमंत्री अगर अभी ये कहें कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, तो 1 सेकंड 2 सेकंड मैक्सिमम, मान लो तो 1 घंटे भी नहीं लगेंगे इस बात को स्वीकार करना कि हाँ आप दीजिए और अपना रास्ता देखिए। सॉरी, हालांकि इस तरीके से मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर हाँ समझने के पर्सपेक्टिव में मैं ये बातें कह रहा। लेकिन चूंकि यहाँ कुछ उस तरीके का वो नहीं है, लेकिन अगर कोई कनाडा का प्रेसिडेंट ये करना चाहता है, मतलब हटना चाहता है, दरअसल हम क्या कह सकते हैं, उसको रिजाइन करना चाहता है, तो उसको रिजाइन की प्रोसेस होने में तकरीबन 6 से 7 महीने लग जाते हैं। ये होता क्या है दरअसल, ये ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ क्या है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, भारत के अभी जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उनकी जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ जो चयनित लोकसभा के सदस्य हैं वो दरअसल क्या है तो निर्धारित करते हैं, वो ये विचार करते हैं कौन होगा प्राइम मिनिस्टर। लेकिन कनाडा में ऐसी स्थिति नहीं है। कनाडा में अगर मान ले XYZ, पार्टी का नाम क्या था दरअसल मैं भूल गया, मुझे अच्छे से ध्यान में था पर लफ्ज पे नहीं आ रहे। नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी तो नहीं, कोई अमुक पार्टी आप मान ले, अगर वहां किसी प्रधानमंत्री का चयन है तो मतलब चयन हेतु अगर विवाद मतलब मसला है, तो नीचे से लेकर के ऊपर तक कार्यकर्ता आपके, जैसे इसको यूं समझे, आपके गांव में भी कोई बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, जिला के स्तर पे भी कोई कार्यकर्ता होगा, फिर ऊपर आइए राज्य के स्तर पे भी कई ऐसे कार्यकर्ता होंगे। तो जो इतने सारे स्तर है कार्यकर्ता का, तो कनाडा में सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये चयन प्रक्रिया होता है, और तब अंततः ये डिसाइड होता है कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। हालांकि एक महिला है, भारतीय मूल की ही महिला है, ये अपेक्षा ये जताई जा रही, ये कयास लगाए जा रहे कि वो हो सकता है आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बने। खैर, वो जब की बात है, पर हाँ आपको ये जो मैंने बातें कही कि प्रोसेस जो चयन का प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार है कनाडा में। तो दरअसल हम ये बात कहाँ से निकली थी, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रवासी भारतीयों के चुनौती क्या है, उनके सामने संबंधित मुद्दे क्या हैं। उसमें दूसरे टॉपिक के पास थे कि सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियां, वहीं से मैं एग्जांपल लिया था। जैसे सिखों को वहाँ थोड़ा सा एक शब्द यूज होता है खालिस्तानी, आप इस बात से मतलब इस शब्द से आप परिचित होंगे। दरअसल ये समस्या है, एक वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी है स्टार लिंक, नहीं ऐसे ही करके कुछ, उनके जो ये हैं टॉप मोस्ट एक अच्छे पद पे थे, पोस्ट का नाम क्या है सॉरी टू से नहीं पता, उन्होंने भारतीय लोगों के प्रति बहुत ज्यादा ये कह दिया, मतलब कुछ अपशब्द बोल दिए, और इससे बहुत ज्यादा वहाँ के जो भारतीय प्रवासी है उनके अंदर होता है ना, आपको कोई अगर आप गलत ना हो, गलत कहे तो संभावना है कि आप थोड़ा सा उद्वेलित हो जाएंगे भावना के स्तर पे।
कुछ ऐसा ही हुआ और वो वहाँ ये कर दिए धरना प्रदर्शन वगैरह। अब इस मतलब बात को लेकर कि भारतीयों में थोड़ी सी भी ये नहीं है वो नहीं है और वहाँ भेदभाव की स्थिति देखने को मिलने लगी। मतलब ये कि जो भी वहाँ के एम्प्लॉयर थे, ये बात को जानकर कि ये भारतीय है वहाँ से टर्मिनेट करना शुरू कर दिया गया और ये बताते हुए कि आप काले हैं, गोरे हैं वगैरह वगैरह, इस तरीके की जो भेदभाव स्थिति है वो देखने को मिली। तो ये एक प्रकार का विशेष चुनौती होता है, विशेष तौर पे प्रवासी के लिए, जो इंडियन डायस्पोरा है उसके लिए। आप सोचिए राजनीतिक स्तर भारतीय जो डिप्लोमेट है उनकी कैसी होगी, नहीं होगी, उनसे सीधा असर उन पे पड़ता है। तो चुनौतियों में हालांकि इसी के संदर्भ में एक बात जयशंकर जी का याद आया कोटेशन, खैर फिर मैं भटक जाऊंगा दरअसल। और इसी चुनौती में एक और मैं पॉइंट लिख कर लाया था दरअसल, वैवाहिक और संपत्ति संबंधी विवाद। जैसे कोई अगर विदेशी सॉरी भारतीय है, वो विदेश में गया है, वहाँ के जो भी अपोजिट सेक्स हैं या फिर समान सेक्स हैं शादी करता है, तो वहाँ की संपत्ति के अधिकार हेतु कई ऐसी जो चुनौती उनके सामने आती है। जैसे भारत में क्या है कि अगर कोई महिला, कोई स्त्री दरअसल कोई पुरुष से शादी करता है, हालांकि ये अब तो नहीं है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी आपके संतान है, चाहे सिस्टर, मतलब अगर मैं पिता हूँ, मेरी जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं, समान रूप से जो भी धन संपत्ति का बंटवारा होगा होगा। पर पारंपरिक तरीके से हमारी समाज में ऐसी स्वीकारता है नहीं। दरअसल लड़कियों को ये भी ना, इसकी बैटरी हो गई खत्म और मैं इतना आसकत वाला आदमी कि ला नहीं रहा और ये प्रॉपर कभी काम करता नहीं। हैंग टाइप का होता है ना, आप खुद से ऊपर ऊपर नीचे होने लगता है, इसका कारण बैटरी है और कुछ नहीं। खैर, तो मैं दरअसल क्या बता रहा था, हाँ, संपत्ति का विवाद जैसी स्थिति जो है वो डायस्पोरा में देखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय समाज में पारंपरिक तरीके से जो एक स्वीकार्य चीजें हैं वो ये कि लड़कों को जो धन संपत्ति उसमें तवज्जो दी जाएगी, लेकिन खैर ये भी एक विवाद का विषय हो सकता है। खैर चलिए, इसमें ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और आगे की जो टॉपिक है उस पर बढ़ते हैं। अगली जो टॉपिक है वो दरअसल ये है कि प्रवासी भारतीयों की क्षमता का प्रयोग कैसे करे, विशेष तौर पे भारत। एक और बात ये कही जा सकती है कि प्रवासी भारतीयों के पास जो क्षमता है उनका दोहन कैसे किया जाए। तो इस क्रम में पहली बात कही जा रही कि सबसे पहले आपको एक आर्थिक रणनीति अपनानी पड़ेगी। आर्थिक रणनीति मतलब क्या? मतलब ये कि आपको कुछ ऐसे नियमावली, ऐसे कुछ प्रयास किए जाएंगे सरकार के तौर पे कि जिससे कि वो आकर्षित हों। कैसे? आपने सुना होगा, देखा होगा कि हमारे देश में विगत वर्षों में जो भारत छोड़कर जाने वालों की संख्या है बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। और कई बार आपने ये बातें भी सुनी होगी कि कुछ दिन के बाद हो सकता है कि हमारे जो एक क्रिकेटर है विराट कोहली, वो भी ब्रिटेन में अस्थायी रूप से बस जाएं, और जिसका सीधा सा कई कारण बताए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि हम अभी आर्थिक पर्सपेक्टिव की, आर्थिक रणनीति की बात कर रहे हैं, तो आर्थिक पर्सपेक्टिव से कारणों को खंगालने का प्रयास करेंगे। इन कारणों में पहली बात जो आई निकल कर वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का न होना। तो ये बातें कही जा रही कि अगर आप जो भारतीय प्रवासी हैं, इंडियन डायस्पोरा हैं, अगर उनकी क्षमताओं को बेहतर तरीके से उपयोग करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से आप यूं कह ले परिलक्षित करना चाहते हैं आप अपने अन्य सेक्टर्स में, तो आपको एक आर्थिक नीति बनानी पड़ेगी जिसमें शुरुआती स्तर में आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना होगा। चूंकि भारत से बाहर जाने वालों के बिलियनर की संख्या, जो बिलियनर हैं दरअसल, उनकी संख्या ज्यादा है। रिच लोग, पीपल, मतलब बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेस बाहर जा रहे हैं, और जाने का सिर्फ एक और एक कारण है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ना हो पाना। तो और इसके कई और भी कारण बताए जाते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने हेतु तो आप टैक्सेशन जो है उसको कम करें, जो टैक्सेशन का क्रियाविधि है उसको सरल करें, ताकि यदि कोई व्यक्ति आपके देश में आपके देश की आर्थिक व्यवस्था में संलग्न है तो उसको बहुत ज्यादा चुनौती, बहुत ज्यादा समस्या का सामना न करना पड़े। तो ऐसी चीजें अगर मतलब ऐसा कुछ हम शुरुआती के स्तरों पे करें, टैक्स को कम करें, विशेष तौर पर उनको प्रलोभन दें कि आप आइए, आपको इन क्षेत्रों में छूट मिलेगी यदि आप अपने स्टार्टअप को, अपने
ज्ञान को हमारे अर्थव्यवस्था में क्रियान्वित करते हैं, तो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ऐसी स्थिति होगी तो कहीं न कहीं आप कह सकते हो उनकी जो पोटेंशियल उनका दोहन कर पाएँगे। दूसरी बात ये कही गई सांस्कृतिक एकीकरण। चूँकि भारत के अगर लोग हैं, तो भारतीय ऐसे ऐसा देखा गया कि भारतीय लोग जो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो सांस्कृतिक तौर पे यदि आप उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे तो एक लगाव बेहतर तरीके से बन पाएगा। और सरकार के द्वारा कई ऐसे सॉरी कई ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं और चलाए जाते रहे हैं जिसके माध्यम से सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक भागीदारी और एक्टिव पार्टिसिपेंट जिसको कहते हैं ना सक्रिय भागीदारी, वो सुनिश्चित हो सके। तो अगर ऐसा होता है तो भारत के प्रति जो प्रवासी लोग हैं, भारतीय प्रवासी हैं, उनका रुझान, उनका झुकाव बढ़ेगा। दूसरी इनफैक्ट तीसरा चीज ये कहा जा रहा कि मतदान जो है ना, मतदान के क्षेत्र में भी कुछ ऐसी स्थिति लाई जाए जिसमें उनको एक पार्टिसिपेंट भागीदारी बनाया जाए। इसको यूँ हो सकता है कि विशेष तौर पे भारत के में ये चीजें तो है ही, अनेक मतदान बनाए जाते ही हैं, कुछ ऐसे ऑनलाइन मतदान भी बनाया जाए जो प्रॉपर तरीके से भारतीय प्रवासी हैं उनके लिए हो, इंडियन डायस्पोरा है उनके लिए हो। और अगर ऐसा हो पाता है कि वो इस बात की सुनिश्चित हो सके कि हाँ, भारत में किनको वोट दिया जाना चाहिए, अगर थोड़ा-सा अधिकार मिल जाए उनको, जैसे ऐसा है ना कि भारत में जो एक टर्म एंड कंडीशन है कि आप अगर ऐसा, वैसा है, अगर उस तरीके से, तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। बाकी सब अधिकार मिलेगा, विधिक अधिकार में वोट देने का अधिकार यानी कि मताधिकार आपके पास नहीं है। बहरहाल, तो ये बातें कही जा रही कि आपको कुछ हद तक इसको सरलीकृत करने की आवश्यकता है और अगर संभव हो तो उनको भी आप अपने मताधिकार के क्षेत्र में लाएं और उनको सक्रिय भागीदारी राजनीतिक रूप में दें, ताकि उनके अंदर भी एक अपनेयता, आत्मीयता का भाव है और वो भारत के प्रति आकर्षक हों। तो कुछ इस प्रकार से आज का विषय वस्तु रहा। तो इस विषय वस्तु में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आप आज के सेशन से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। अगर आपका कोई विशेष सवाल है इस टॉपिक से जुड़े तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर चैट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल मेरी नजरें चलिए कोई बात नहीं। और फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को लेकर कि आपका ये जो चैनल है यूट्यूब चैनल, वो 150 सदस्यों का हो गया, 150 फैमिली का हो गया, यानी कि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है दरअसल 150 मेंबर्स का हो गया। तो ये हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा ना हो, बट इट्स अ बिग माइलस्टोन फॉर मी बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड वो समय बहुत ज़्यादा ये रहा। और हालांकि जब मैं 8 नवंबर 2024 को रीस्टार्ट किया यूट्यूब की जर्नी, उस वक्त मेरे 105 सब्सक्राइबर थे, तो भी प्रैंक में बताऊँ तो। और आज कितनी तारीख है? 20, यानी कि 2 महीने 8 दिन में तकरीबन 45 सब्सक्राइबर हुए। हालांकि ये जो संख्या है घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी। विशेष तौर पे जो मेरा उद्देश्य है दरअसल वो कि मैं आऊं, अपने वक्तव्य को रखूं और एक अनुभव, एक संचित अनुभव प्राप्त करूं, जिससे कि आने वाले समय में मुझे अपने व्यवहारिक जीवन में मदद मिल सके। तो फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपको, इतने बड़े मतलब 150 सब्सक्राइबर। बहरहाल, तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की टॉपिक दरअसल विकसित भारत के लक्ष्य में भारतीय जो डायस्पोरा उनका कैसे, किस तरीके से योगदान दिया जा सकता है, जिसमें हमने आर्थिक पर्सपेक्टिव को भी देखा, अपने सांस्कृतिक पर्सपेक्टिव को भी देखा, अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एक छवि है, डिप्लोमेसी है, उस पर्सपेक्टिव से भी देखा। और जैसा कि मैंने आपको कई दफा भी कहा कि जब भी भारत का लक्ष्य विकसित बनने का होता है तो महज आर्थिक रूप से सशक्त होना नहीं है, आपको पर्यावरणीय पर्सपेक्टिव से भी बेहतर होना है, आपको सामाजिक स्तर पे भी बेहतर होना है, आपको सांस्कृतिक रूप से भी बेहतर होना है। और बेहतर की क्या पैमाना होगी ये ना डिसाइडेड है और ना डिसाइडेड होना चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीजें एक प्रोग्रेसिव आधारित है। मतलब ये अगर, हालांकि आर्थिक रूप की जब बात आती है तो हमारे पास कई ऐसे एक संदर्भित आंकड़ा होता है, जैसा कि सरकार अपने कहा कि 2025 तक तकरीबन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का एक तरीके से प्रयासरत है।
तो ये बात तो है, लेकिन जब भी हम विकसित होने की बात करते हैं, जैसा कि मुझे ध्यान में दिया गया कि डेट तो नहीं पता, बट हाँ PYQ में ऐसा सवाल पूछा गया था कि विकसित होने का मतलब क्या है। सिर्फ पैसे का बढ़ना विच मीन्स आर्थिक प्रगति, या फिर सामाजिक प्रगति भी, या फिर सांस्कृतिक प्रगति भी, या फिर मानसिक प्रगति भी, यानी इन तमाम खंडों के जो सामूहिक रूप से बढ़ना ही एक तरीके से विकसित भारत का एक लक्ष्य है। तो एक सवाल डिबेट का बनता है कि विकसित भारत का मतलब क्या। तो उन सवाल के प्रति उत्तर में आप इन तमाम बातों को रख सकते हैं, जिसे हमने आज तकरीबन 1 घंटों में विस्तार से समझने का प्रयास किया। हालांकि ये बहुत ज्यादा विस्तार नहीं था, क्योंकि मुझे जनरल स्टडी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट हो जिसे मैं सत्यापित कर सकूं, कुछ डेटा हो जिसे मैं सत्यापित कर सकूं। जब बात एनालिटिक की आएगी, इसके पीछे की लॉजिक क्या आएगी, तो इसे और भी गहराई के साथ समझा जा सकता है। और मैं कोशिश करूंगा, यदि मुझे मौका मिला तो बाद में, फिलहाल अभी नहीं, कि ऐसे के टॉपिक को आकर, मतलब ऐसे के टॉपिक के बारे में चर्चा किया जाए, जिसमें थोड़े से शब्द रहेंगे और उसमें उसके एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। और मैं बहुत ज्यादा उत्सुक भी रहता हूँ कभी कभी इन चीजों को लेकर कि मैं कैसे ये जो चुनौती है इसको मैं कैसे स्वीकार करूँ, इसी के टॉपिक्स को लेकर विशेष तौर पे, क्योंकि उसको विस्तार करना, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना आप अपने आप में चुनौती है। हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं, बट जब मुझे मौका मिलता है, जब मैं प्रयास करता हूँ आंसर राइटिंग में, तो बहुत ज्यादा एक शुरुआत में तो लगता है कि हाँ इजी है, लेकिन जब आप जितना ज्यादा अंदर जाते चले जाओगे, पेनिट्रेट करोगे, आप अपने भावनाओं को, कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है। हालांकि वो समस्याएं अभी उत्पन्न हो रही, क्योंकि शुरुआती स्तर है मेरे लिए। हालांकि जब आप ऐसे को देखेंगे तो ऐसे का जो डायमेंशन है ना, वो अनगिनत डायमेंशन है, आप उसको लिमिट कर ही नहीं सकते। खैर, जब मैं ये बात को बता रहा हूँ कि कैसे ऐसे को देखे, कैसे ऐसे की प्रिपरेशन की जानी चाहिए, तब इस बात को और विस्तार से बताएंगे। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आप आज के जो भी सेशन रहे, जो भी मेरी तरफ से वक्तव्य रहा, उससे जरूर आप लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय से। जब तक के लिए आप देखते रहे व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी यूट्यूब चैनल। और एक बात और, एक मैं मतलब कैसे बताऊं, मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि तकरीबन हर दिन, तकरीबन सप्ताह में 14 से 15 शॉर्ट्स वीडियो, जिसमें कोई गाना ना हो, किसी प्रकार का वो ना हो, मतलब एक एजुकेशन पर्सपेक्टिव से PYQ जो या कोई MCQ जो, उसको मैं डालूं और अपलोड करूं, ताकि आपको मदद मिल सके। हालांकि आपको मदद मिले या ना मिले, मैं जब डालता हूं तो उसको कई बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसको कॉपी पेस्ट के साथ साथ कई बार लिखना भी पड़ता है। तो वही चीजें मेरे, जब मैं लिखता हूँ बार बार उस क्वेश्चन को, तो मेरे अंदर बहुत सी चीजें उससे जुड़ी चलती हैं, तो मेरा ज्यादा फायदा होता है। आप देखें तो फायदा होगा, ना देखें तो फिर मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको ये करेंगे। बहरहाल, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। शुभ रात्रि आप सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद फॉर गेटिंग 150 सब्सक्राइबर, 185 ना। हाँ चलिए ठीक है, मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय से। एक बार फिर से आप सभी को शुभ रात्रि।